जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की। ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे। सभी संभावित प्रश्न सिलेक्शन की वजह से इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। ये 30 प्रश्न वाकई में लाइफ चेंज करने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक हमने प्रश्न कंप्लीट किए, आपको पता है दोस्तों, 500 MCQs का यहाँ पे आपका पूरा प्रश्न है। और इन प्रश्नों को हमें पूर्ण करना है, सिलेक्शन करना है, क्योंकि 500 प्रश्न अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया दोस्तों, तो 500 प्रश्नों में से 30 प्रश्न आपका आना तय है दोस्तों। अभी तक हमने जो प्रश्न बात किए अधिगम से संबंधित किए थे। आज हम जो प्रश्न करें व्यक्तित्व से संबंधित करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, इम्पैक्टफुल रहेगा, पूरा डिटेल के साथ बताया जाएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। पर्सोना का अर्थ क्या होता है? पर्सोना का अर्थ क्या होता है? नाटक, व्यक्तित्व, व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन आप लोग भी कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, राइट आंसर क्या हो सकता है। तो पर्सोना का अर्थ क्या होता है? ना ही इसमें नाटक होता है, ना ही व्यक्तित्व होता है, ना ही व्यक्ति होता है, तो उक्त में से कोई नहीं। तो पर्सोना का अर्थ क्या होता है? सभी लोग यहाँ पे क्या है, देखिए, पर्सन होता है। सभी लोग जानते हैं PRSON, पर्सन। पर्सन माने व्यक्तित्व होता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सोना लिख दिया, या पर्सन भी कह सकते हैं, पर्सना, ठीक है, यह व्यक्तित्व कहलाएगा। तो यहाँ पर व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि पर्सन माने व्यक्ति होता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सना लिखा है आपका, तो पर्सना में आपका व्यक्ति नहीं होगा, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है, कोई भी TT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन आपको इससे क्या है, एक्सपीरियंस मिलता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्तों। ये नहीं कि सी टेट में आया है, यूपी टेट में आया, आपके MP टेट में नहीं आ सकता। आ सकता है, जरूर आ सकता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आभास, जो हमारा आभास होता है ना, आंतरिक आभास, बाह्य आभास होता है। तो जो ये बाह्य आभास है, इसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है आपका क्या है, सतही दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, सतही दृष्टिकोण कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? किसके अनुसार, यानी कि किसने कहा है कि व्यक्ति जो है जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है? वुडवर्थ, अल्पोर्ट, कैटल, वैलेंटाइन। सभी लोग नोट कर लेंगे। व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये किसने कहा था? आपके वैलेंटाइन ने कहा था। जी हाँ, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन में दो दिलों का योग होता है। जब दो दिलों का योग होता है तो एक नया शिशु जन्म लेता है, यानी जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग ही वैलेंटाइन है। ये किसके अनुसार है? वैलेंटाइन। ये वैलेंटाइन आपके मनोवैज्ञानिक है, प्रोफेसर वैलेंटाइन के अनुसार दोस्तों व्यक्तित्व जो होता है जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, समझ कर प्रश्न जाइएगा, रट के ज़्यादा अगर समझ कर जाएंगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यक्तित्व को मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन कहा है। व्यक्तित्व को मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन कहा है, किसने कहा है? तो भैया ये आपके अल्पोर्ट ने कहा है। जी हाँ, ये ग्रेड फर्स्ट के लेवल का प्रश्न है, आप लोग समझ सकते हैं, वर्ग 1 के लेवल का प्रश्न है। तो सभी लेवल यहाँ पे तैयार हैं, कितना भी कठिन आए, कितना भी लेवल आ जाए, सिलेक्शन यहाँ पे 100% प्योर एंड श्योर है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों, हाल ही में ग्रेड सेकंड का जो पेपर हुआ तो उसमें पूछा गया प्रश्न यह है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया है, किसके अनुसार दिया गया है? ये ग्रेड सेकंड का जो अभी हाल में पेपर हुआ तो उसमें ये प्रश्न आ चुका है कि जो व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? तो ये आपकी युंग के द्वारा दिया गया था। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न आ गया है, टेलीग्राम में जरूर सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, नोट्स PDF फाइल पाने के लिए। अगला प्रश्न है, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दोगुनी एनर्जी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं, इंड उसी एनर्जी के साथ करते हैं, क्योंकि एनर्जी कायम रखना है, एनर्जी बरकरार रखना है सिलेक्शन के लिए। प्रश्न यह है आपका कि पिकनिक
एस्थेनिक एथलेटिक नामक वर्गीकरण दिया है। जो आपका ये नामक है पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक जो नाम है इनका वर्गीकरण जो किसने किया था, तो इन्होंने क्रेस्मर ने किया था। सभी लोग नोट कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक एक टॉपिक पे चर्चा होगी, एक एक टॉपिक पर प्रश्न यहाँ पे बात करेंगे। बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्री विकास के लिए माँ बाप को चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ के जाइएगा। ग्रेड फर्स्ट लेवल का प्रश्न है कि बच्चे के व्यक्तित्व को एक सूत्री विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे क्या करें। बच्चे को अति सुरक्षित रखें, बच्चे की तुलना लगातार दूसरे बच्चों से करें, घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं, बच्चे के लिए योग अध्यापक का प्रबंध करें। तो दोस्तों बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्री विकास के लिए तो एक सूत्री विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे क्या करें, तो वे दोस्तों घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं, बच्चे के लिए घर में अनुकूल वातावरण प्राप्त करवाएं। अब ये सुमेलित वाला आपको पता है, आता ही आता ऐसा प्रश्न है, ठीक है। कॉलेरिक, ये सुमेलित जो प्रश्न आपके रीट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, समझिएगा। रीट एग्जाम में प्रश्न आया था, इसलिए हमने कंबाइन कर लिया कि आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे शिक्षक भर्ती में प्रश्न आते हैं। कॉलेरिक और आपका हो गया मोनोकोलिक हो गया, फ्लेगमेटिक हो गया, स्विंगिन हो गया, ठीक है। अब इसको अब बताना आशावादी, स्वस्थ है, मंद व निर्मल है, निरावास, क्रोधी व, सभी ये आपके मनोवैज्ञानिक नाम हैं, ठीक है। तो किसको क्या बोला जाता है सभी लोग बताएंगे। राइट ऑप्शन चूज करेंगे, मैं बता देता हूँ राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ सही है, यानी 4 3 2 1 है सीधे। ऐसे लॉजिकल पॉइंट होते हैं, सुमेलित करने वाले ऐसे ही होते हैं, यानी कि 4 3 2 1, यानी कि कॉलेरिक क्या हो जाएगा, क्रोधी व शक्तिशाली, और मोनोकोलिक क्या हो जाएगा, मोनोकोलिक क्या हो जाएगा, निराशावादी होता है, और फ्लेगमेटिक मंद व निर्बल को बोला जाता है, और स्विंगिन यानी आशावादी व स्वस्थ को बोला जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके इसमें सम्मिलित किया गया है। और रीट एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा एमपी टेट में प्रश्न आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो रीट के जितने भी पेपर हैं सभी लोग सॉल्व करें एमपी टेट क्रैक करने के लिए, सिलेक्शन के लिए। रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न 2015 में कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। दोस्तों व्यक्ति का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया था, तो आपके हिप्पोक्रेट्स ने किया था। जी हाँ दोस्तों, पहले हमारे यहाँ पर एमपी में संविदा शिक्षक की पेपर होता था, अब आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर है। सभी लोग ध्यान देंगे, एनसीईआरटी का पैटर्न है तो आपका रीट एग्जाम में पैटर्न आपका 90% मैच खाता है। तो रीट एग्जाम के पेपर जरूर सॉल्व करें। तो व्यक्तित्व है दोस्तों, व्यक्तित्व क्या होता है, मनोदैहिक व्यवस्था है, गत्यात्मक संगठन है, वातावरण के साथ समायोजन है, या ये सभी हैं। तो व्यक्तित्व क्या है दोस्तों, व्यक्तित्व क्या है, तो व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्था है, गत्यात्मक संगठन है, और वातावरण के साथ समायोजन भी होता है, यानी ये सभी आपके व्यक्तित्व कहलाते हैं। दोस्तों सिलेक्शन पाना है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, मोरल डाउन नहीं करना है, मोरल मोटिवेशन कायम रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिप्पोक्रेट्स द्वारा दिया गया वर्गीकरण आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों, तो आपके ना तो शारीरिक संरचना, ना ही समाजशास्त्र, ना ही शील गुण, इनमें से कोई नहीं। ये हाई लेवल का प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है, ठीक है। मैस्लो एवं रोजर्स हैं, रोजर्स एवं आपके स्किनर हैं, ठीक है। कुले एवं मैस्लो हैं, कौन है, सही एवं सटीक आंसर जान लेते हैं। दोस्तों ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है, तो ये दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक मैस्लो और रोजर्स हैं। चलिए सुमेलित करना है, सुमेलित यह करना कि हिप्पोक्रेट्स, सेल्डन, फ्रॉयड दिया है, फिर स्पेंगर दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको सुमेलित करना है, तो कौन सा आप सुमेलित कौन सा सही ऑप्शन होगा, नीचे कूट भाषा भी दिया रहेगा, ठीक है। ये आपका कूट भाषा दिया गया है। हिप्पोक्रेट्स शारीरिक द्रव्य या स्वभाव के आधार पर होता है, सेल्डन क्या होता है, शारीरिक रचना पर होता है,
और स्पेंगर क्या होता है, समाजशास्त्री के आधार पर होता है, ठीक है। और दो आपके लास्ट में क्या थे यहाँ पे 513, ठीक है, 5 1 हो गया है तो इसका होगा 513, 5 इसका होगा और 3 इसका होगा, ठीक है। यानी फ्रॉइड क्या होगा, मनोविश्लेषणवाद के आधार पर है और युंग किसके आधार पर है, शारीरिक द्रव्य और स्वभाव के आधार पर, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा था, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे 34512 ये वाला राइट ऑप्शन था। ये सभी नोट्स पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है। दोस्तों जो बालक का व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का अधिगम बालकों को प्रभावित करता है, प्रयत्न व त्रुटि, अनुकरण, अंतर्दृष्टि या अनुदेशनात्मक। सही एवं सटीक आंसर जानेंगे दोस्तों, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है, तो अनुकरण का अधिगम। जो अनुकरण का अधिगम होता है वह बालक के व्यक्तित्व पर प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रिंगर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। दोस्तों स्प्रिंगर द्वारा व्यक्तिकरण सामाजिक है, कलात्मक है, सैद्धांतिक है, लेकिन सुडॉल का जो है यह स्प्रिंगर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। आपका चैप्टर व्यक्तित्व संबंधी चल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार बनाया है। किस वर्गीकरण का आधार बनाया है स्प्रिंगर ने आपके, तो अपने आसपास के समूहों में गतिविधियों के आधार पर। किस आधार पर वर्गीकरण बनाया है व्यक्तित्व के, अपने आसपास के समूहों में गतिविधियों के आधार पर बनाया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व की विभिन्नताएं होती हैं जिस आधार पर। दोस्तों भारत में भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए या भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए कि व्यक्तित्व की जो विभिन्नताएं होती हैं वह किस आधार पर होती हैं। तो दोस्तों जो व्यक्तित्व की विभिन्नताएं होती हैं दोस्तों वह आपके किस आधार पर होती हैं, तो देखिए केवल अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर व्यवहार करने वाले व्यक्ति तामसी प्रकृति के होते हैं। अपनी संपूर्ण इच्छाओं का दमन करना ही सात्विकता है। कर्म और भोग दोनों में अत्यधिक रुचि रखने वाले गुण राजसी हैं। तो ये सभी आपके आते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी तीनों हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व की विभिन्नताएं होती हैं, इन तीनों के आधार पर होती हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अगला प्रश्न आएगा, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न होंगे। हो सकता है एक दो प्रश्न आपके समझ में ना आए, लेकिन 30 में से ऐसे प्रश्न आप कर लें। अगर 20+ आपके यहाँ आंसर सही आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लाजवाब क्लास है। आपके लिए सिलेक्शन की रास्ता जो राह है बहुत ही आसान होगी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है। जो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं, अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होती है कैसे हम पहचानें, उनकी विशेषता क्या होती है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता यह होती है दोस्तों कि इनमें जो है सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्तियों में सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उभयमुखी व्यक्तित्व है। देखो उभयमुखी भी व्यक्ति होते हैं, अंतर्मुखी भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो उभयमुखी व्यक्तित्व वह हैं जो राइट ऑप्शन चुनेंगे, अपने दिन की बात दिल में ही रखते हैं। दिल नहीं, यहाँ पे दिल होना चाहिए। अपने दिल की बात दिल में ही रखते हैं, अपनी बात सभी को बता दें, अपनी इच्छाओं पर गूढ़ चिंतन करें। तो उभयमुखी व्यक्तित्व है वह है, इनमें से कोई नहीं। ऐसा ही ऑप्शन नहीं दिया जो आपका उभयमुखी व्यक्तित्व की पहचान बताए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता क्या होती है। दोस्तों व्यक्तित्व का पाठ चल रहा है, जी हाँ पर्सन का पाठ चल रहा है। सभी प्रश्न आप व्यक्तित्व से संबंधित रहेंगे और यहाँ से आपके एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की क्या विशेषता होती है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता यह होती है दोस्तों कि वह संदेही शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं, एकांत प्रिय प्रवृत्ति के होते हैं, अपने विचारों में लीन होते हैं। यानी ये सभी अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता ये सभी होता है। संदेही शंकालु, ठीक है, संदेह और शंका करने वाले होते हैं, ठीक है। एकांत प्रिय वाले होते हैं, यानी कि किसी को बताते नहीं, अंदर ही अंदर लव या कि प्रिय करते हैं, प्रिय यानी कि प्रेम करते हैं, और अपने विचारों में ही लीन रहते हैं। तो ये सभी आपके विशेषताएं हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस कारक की प्रबलता होने पर व्यक्तित्व समायोजित रहता है। दोस्तों ऐसा कौन सा कारक है जिसकी प्रबल होने पर व्यक्तित्व जो है समायोजित रहता है। सही एवं सटीक आंसर जानेंगे दोस्तों, ऐसा कारक जो अहम होता है। अहम कारक की प्रबलता होने पर व्यक्तित्व जो है समायोजित रहता है। किस पर,
अहम जो एक कारक है उसके प्रबल होने पर व्यक्तित्व क्या है, समायोजित रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाजवाब है सिलेक्शन वाला प्रश्न यह है कि आजकल किशोरों को यौन शिक्षा देने की हिमायत की जाती है। किस प्रकार का व्यक्तित्व एक शिक्षक के रूप में यह कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है। दोस्तों पहले होता था ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को बताना, उनको शिक्षा देना, ये हमारे होम लैंग्वेज में या होम में, चाहे गांव की भाषा स्कूलों में, ठीक है, ये अलग होता था, छिपाना होता है, शर्मीला स्वभाव का होता था। लेकिन आज के ये मोबाइल युग पर, टेक्नोलॉजी के युग पर आजकल किशोरों को यौन शिक्षा देने की हिमायत की जाती है, बताई जाती है, जानकारी होती है, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी हमारे अंग है, हमारा शरीर का पार्ट है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये किस प्रकार के व्यक्तित्व जो है एक शिक्षक के रूप में यह कार्य सफलतापूर्वक कर सकता है, जो बच्चों को यह शिक्षा देने की हिमायत करे। तो राइट ऑप्शन जाइए देखते हैं वह किस प्रकार का हो सकता है। तो वह लैंगिक, जी हाँ, वह लैंगिक प्रकार का व्यक्तित्व हो और एक शिक्षक के रूप में वह कार्य सफलतापूर्व कर सकता है। कैसा होना चाहिए, लैंगिक होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा आपका लैंगिक से ही संबंधित देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण देने वाले विद्वान हैं। दोस्तों शील गुणों के आधार पर जो गुण होते हैं, शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण देने वाले जो विद्वान हैं वह आपके हैं अल्पोर्ट व कैटल, दोनों हैं आपके। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, चोरी करना एक चोर के लिए शील गुण है, जबकि चोरी ना करना शील गुण हो सकता, कौन सा हो सकता है। दो देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो भैया सही करते हैं, सही करके आते हैं, सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को मेरा नमन है, प्रणाम है, नमस्कार है, क्योंकि ये अध्यापक शिक्षक राष्ट्र निर्माता में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का ही होता है। तो चोरी करना एक चोर के लिए क्या होने वाला है दोस्तों, चोरी करना एक चोर के लिए प्रधान और गौण होगा। मतलब चोरी करना एक चोर के लिए प्रधान शील गुण है, जबकि चोरी न करना गौणशील गुण हो सकता है। ठीक है, चोरी करना एक चोर के लिए प्रधान होगा क्योंकि उसका वह काम ही है चोरी करना, तो वह प्रधानशील गुण होगा, जबकि चोरी न करने के लिए वह क्या हो जाएगा, गौणशील हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रधान और गौण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे शिक्षक बंधु ये सोच रहे होंगे कि सर वाकई में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, लाजवाब होते हैं, जो हम पहली बार सुनते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न होंगे, सिलेक्शन वाले प्रश्न होंगे, एक भी टॉपिक, एक भी प्रश्न छूटकर नहीं हम जाने देंगे, क्योंकि सिलेक्शन अपना टारगेट है। अगले साल हमें एक सरकारी सीट चाहिए। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व सिद्धांतों का ज्ञान है। दोस्तों जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं उनके सिद्धांतों का जो ज्ञान होता है वह कैसा होना चाहिए। दोस्तों विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व सिद्धांतों का ज्ञान जो है शिक्षक को बालकों की विशेषताओं समझने में सहायक होता है, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों की जानकारी के आकलन में सहायक होता है, व्यक्तित्व को भेदों के अनुसार शिक्षण अधिगम की योजना बनाने में सहायक होता है। यानी ये सभी प्रकार व्यक्तित्व के सिद्धांतों के ज्ञान जो है सहायक होते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ऐसा एक दो प्रश्न जरूर आता है, ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिएगा, सुनिएगा कि रीना जो है अक्सर पालक की सब्जी पसंद करती है, पसंद नहीं करती है। रीना कोई बालिका है या शिक्षक है जो अक्सर क्या है, पालक की सब्जी पसंद नहीं करती, लेकिन अपने खास मित्रों में स्वयं को स्वास्थ्य के प्रति सजग बताने के लिए कभी कभार पालक और करेले का जूस पीती है। यह गुण कैसा है, यह गुण रीना के लिए कैसा है, यह कार्डिनल गुण है, केंद्रीय है, प्रधान गुण होगा, यह गौण होगा। लेकिन हम जो कोई चीज़ खाते, सेवन नहीं करते, लेकिन उससे फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा होता है, हम लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बताते हैं स्वास्थ्य के प्रति सजग बताने के लिए, रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो दोस्तों यह कौन सा गुण कहलाएगा, तो यह गुण उस आपके रीना के लिए यह कौन सा गुण होगा, गौण गुण कहलाएगा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, यह गुण आपका गौण गुण कहलाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 16 पीएफ प्रश्नावली जो व्यक्तित्व मापन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकर है, किस आधार पर निर्मित है। दोस्तों जो 16 पीएफ प्रश्नावली जो व्यक्तित्व मापन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है,
किस आधार पर निर्मित है? तो यह उपकरण निर्मित किया गया है सील गुण के आधार पर निर्मित किया गया है। और ऐसे प्रश्न आपके रीट एग्जाम में ज़्यादा मिलेंगे, एमपी टेट में कम आते हैं, लेकिन चांसेज हैं क्योंकि एनसीईआरटी के पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये प्रश्न सभी प्रश्न चांसेज हैं दोस्तों सिलेक्शन के लिए। तो हम एक भी यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो एक भी टॉपिक हम मिस नहीं करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में इनमें से कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? दोस्तों व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में जिनमें से विधि नहीं मानी जाती है वह आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिज्ञापक प्रश्नावली। जो व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियां मानी जाती हैं वह नियंत्रित निरीक्षण है, रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित मापनी है और व्यक्तित्व के संकेत के रूप में शारीरिक परिवर्तन मानी जाती है, लेकिन अभिज्ञापक प्रश्नावली नहीं मानी जाती है। 2 प्रश्न और रह गए हैं और आइए देख लेते हैं। फ्रेडमन व रोजेनमेन के अनुसार दिए गए वर्गीकरण में विशेषता को टाइप ए और टाइप बी के अनुसार व्यवस्थित करके लिखना है। ठीक है, चलिए टाइप ए टाइप बी में कूट भाषा दिया है कि टाइप ए और टाइप बी में हमें 2 में वर्गीकरण करना है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, ऐसे प्रश्न हम छोड़ के चले आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न करेंगे तो सिलेक्शन 100% प्योर एंड श्योर होगा। तो आइए देख लेते हैं कौन सा होगा। कौन सा टाइप मैं बता देता हूँ। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। 4th ऑप्शन होगा टाइप ए में आपको कौन से रखना है, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, दूसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये टाइप ए में रहेंगे। यानी कर्मठ, तनावयुक्त, आशावादी और निश्चिंत, ये आपके टाइप ए में रहेंगे। ठीक है, तो टाइप बी में कौन रहेगा, निम्न उपलब्धि अभिप्रेरणा रहेगा, भागवादी रहेगा, ठीक है, और उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा रहेगी। ये आपके टाइप बी में रहेंगे। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज के इस क्लास का कि सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया। दोस्तों ये ग्रेड 1 लेवल हिंदी के लेक्चरर होते हैं उनके ये प्रश्न पूछा गया था कि सर्वप्रथम वुडवर्थ ने निर्माण किया था। साक्षात का निर्माण किया, प्रश्नावली का, निर्धारण मापनी का या बुद्धि परीक्षण का। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये तो बहुत ही लेवल कम जो प्रश्न आप कराते हैं बहुत सिंपल है। अब भैया दे दीजिए, अब इन प्रश्नों का आंसर दीजिए क्योंकि ये ग्रेड 1 लेवल के प्रश्न करा रहा हूँ। ग्रेड 1 लेवल के प्रश्न करा रहा हूँ। आप लोग समझते हाई प्रश्न आएंगे, हाई प्रश्न भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको कंबाइन किया गया है सिलेक्शन के लिए। तो सर्वप्रथम वुडवर्थ ने किसका निर्माण किया था दोस्तों? तो है आपका प्रश्नावली का। जी हाँ, जो वुडवर्थ हैं आपके, इन्होंने सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया था। बेहतरीन लाजवाब ये 30 प्रश्न है, सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही क्लासेज और इससे बेस्ट क्लासेज देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जितने भी भाई बहन शिक्षक बंधु हैं, आप लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सभी को दिल से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों जाते जाते प्लेलिस्ट चेक कीजिए क्योंकि सभी क्लासेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सभी प्रश्न, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न आपके सिलेबस एग्जाम पैटर्न पर। तो हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। जय हिंद दोस्तों।